हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ISPCS पाथफाइंडर्स। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का मई महीने का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स पढ़ने जा रहे हैं। इसकी एक सबसे खास बात क्या है कि यह मात्र 17 पेज में ही जो प्रतियोगिता दर्पण का मई महीने का करंट अफेयर्स दिया हुआ है उसको हम लोगों ने कवर किया है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग ISPCS पाथफाइंडर्स के टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इसका PDF ले सकते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और पुराने जितने भी हमारे दोस्त हैं सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। अस्त्र MK1 का हल्का लड़ाकू तेजस विमान से सफल परीक्षण किया गया है। ये तो पता ही है कि हैवी के जगह ये लाइट कॉम्बैट व्हीकल है। लाइट कॉम्बैट हल्का लड़ाकू विमान है। कौन? तेजस। इस तेजस में अस्त्र MK1 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अब जो है इसके बाद MK3 जिसका नाम गांडीव रखा गया है, इस मिसाइल के भी परीक्षण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अस्त्र MK1 के बारे में जानते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। ये इसको BVRAM बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के नाम से हम लोग जानते हैं। अस्त्र M1 कैसा मिसाइल है? BVRAM है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसका जो परीक्षण किया गया है वह उड़ीसा के चांदीपुर तट से किया गया है। इसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और इसका रेंज 100 किलोमीटर से अधिक है। वहीं MK3 की बात करें जिसका नाम गांडीव रखा गया है, इसकी रेंज 340 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट अश्विनी। अश्विनी क्या है? ये लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है। ये एक ऐसा रडार है जिसको कि लो लेवल है और इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा स्वदेशी रूप से इसे डिजाइन भी किया गया है और इसका विकास भी किया गया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में BEL से इसका अनुबंध हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। NASMSR इसका फुल फॉर्म है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। यह जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। एक बार अगर इसको लॉन्च कर दिया जाए तो भी यह अपने लक्ष्य को बदल सकता है। मान लीजिए नेवल एंटी शिप मिसाइल है, इसको यहाँ से हम लोगों ने लॉन्च कर दिया इस टारगेट के लिए और फिर अभी लगा नहीं इसका टारगेट चेंज होकर ये हो जाना चाहिए, इसको मिड एयर ही इसका टारगेट को बदलाव किया जा सकता है। नाम याद रखिएगा NASMSR नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। एक बात और आप लोगों को बता दूं मैं, ये मई का करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले अप्रैल का और मार्च का करंट अफेयर्स इसी चैनल पर अपलोडेड है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उसको भी देख सकते हैं। T-72 टैंकों के लिए रूस से इंजन की खरीद के लिए अनुबंध किया गया है। अनुबंध इंग्लिश में इसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। रोजोबोरोन एक्सपोर्ट ये रूस की कंपनी है, इन्हीं के साथ और रक्षा मंत्रालय के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। केदारनाथ और हेमकुंड साहब के लिए रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये दोनों हेमकुंड साहब और केदारनाथ कहाँ पड़ते हैं? ये चमोली जिला में पड़ते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। ये कहाँ है? यह शिवपुरी में मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य है। अगर 56वां बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो वह गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य है जो कि छत्तीसगढ़ में है। 57वां का बात करें तो रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश में है। और 58 जो है यह माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। यह MP का कितना? 9वां बाघ अभ्यारण्य है
यानी टाइगर रिजर्व है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन विध्वंसक युद्धपोत तवासे का जलावरण किया गया है। कहाँ किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। कौन से युद्धपोत का? तवासे। तवासे महाभारत के महाबली भीम के गदा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। रूस से अनुबंधित क्रिवाक श्रेणी के 4 स्टिल्थ फ्रिगेड के ये चौथा अंतिम युद्धपोत है तवासे। यानी हम लोगों ने रूस से अनुबंध किया है, क्रिवाक श्रेणी का हमें 4 स्टिल्थ फ्रिगेट लेना था, तो उस 4 में अंतिम जो है वो तवासे है। वो चारों कौन कौन हैं? पहला है INS तुसील। इसकी डिलीवरी कालिनग्राद जो कि रूसिया में है उसमें हो चुकी है, और ये जहाँ तैनाती स्थल यानी कि कारवार में इसको तैनात भी कर दिया गया है। दूसरा जो युद्धपोत है जो कि स्टिल्थ फ्रिगेट है क्रिवाक श्रेणी का, वह है तमाल। तीसरा त्रिपुट है और चौथा तवासे है। तो तवासे के बारे में अभी हम लोगों ने जाना कि रूस से अनुबंधित जो चौथा क्रिवाक श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट था वह तवासे हम लोगों को दे दिया गया है, वो उसका जलावतरण हो गया। हम लोगों ने बनाया है भारत में ही, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है। इसके अनुबंध में था कि 2 हम लोग बनाएंगे, 2 वहाँ से बना के मिलेगा। चारों का नाम याद रखिएगा, INS तुसील, तमाल, त्रिपुट और तवासे। ये क्रिवाक श्रेणी के हैं। चारों में यूक्रेन से निर्मित इंजन लगे हैं और यह चारों स्टील्थ तकनीक से लैस हैं। स्टील्थ यानी होता है छुप जाने का, ये छुप सकते हैं। अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की डॉकिंग के बाद उनकी अनडॉकिंग भी इसरो को करने में सफलता मिली है। डॉकिंग क्या होता है? अगर किसी ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट घूम रहा है ऑलरेडी, तो दूसरी सैटेलाइट को अगर आप ला करके उसके साथ जोड़ देते हैं उसी ऑर्बिट में बिना कुछ चेंज किए, तो इसको डॉकिंग कहते हैं। और जब इसको एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो वो अनडॉकिंग होता है। तो इसरो ने इसको डॉकिंग भी किया था। इसके पिछले वाले करंट अफेयर्स में ये पढ़ाया गया था, बताया गया था आप लोगों को। और अब जो है अनडॉकिंग करने में भी इसरो को सफलता मिल गई है। ये जो मिशन है इसका नाम है स्पेडेक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। भारत ऐसा कर पाने वाला, कैसा कर पाने वाला? डॉकिंग कर पाने वाला और अनडॉकिंग कर पाने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। यानी भारत के अलावा सिर्फ कुल 3 ऐसे देश हैं जो कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कर पाए हैं। एक दशक में इसरो के द्वारा 393 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है, जिसमें सबसे अधिक जो उपग्रह थे वो 232 अमेरिका के थे, और ब्रिटेन के 83 उपग्रह को भी इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का 2025-26 का बजट पेश हो गया है। इसकी थीम गति है, GATI। छत्तीसगढ़ के CM की बात करें तो वो विष्णु देव साय हैं। वित्त मंत्री वहाँ के OP चौधरी हैं। राज्य के रजत जयंती वर्ष अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अब हम लोग अपना बिहार से संबंधित बात करते हैं। बिहार बजट 2025-26, ये VVI वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग BPSC की तैयारी कर रहे हैं, इधर टीचर का, TRE का, या 71st BPSC PT की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार SSC की तैयारी करें, जो भी इससे रिलेटेड आप एग्ज़ाम, बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपको बजट का बहुत ही आवश्यकता पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया। ये जो बजट है इसका टोटल कितने का बजट है? ये 3,16,895.02 करोड़ का यह बजट है, और ये अब तक का राज्य सरकार का सबसे बड़ा बजट है। अलग अलग मदों में जो राशि स्वीकृत की गई है, योजनाबद्ध में 1,16,750 करोड़, गैर योजना में 2,01,35 करोड़, कुल खर्च जो है वो 3,16,895 करोड़ अनुमान किया गया है। ये सभी जो है अनुमानित हैं। आप लोगों को पता होगा जो बजट होता है वो अनुमान होता है अगले साल का। राजस्व घाटा या राजस्व बचत क्या है? 8,831.18 करोड़ का राजस्व बचत है, चूँकि यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है
तो ये इतना पैसा सरकार को बचेगा, यानी ये घाटे का नहीं है। राजस्व कोषीय घाटा माइनस में है, 32,718.38 करोड़, ये अधिक क्या है, घाटा नहीं होगा बल्कि सरकार को इतने पैसे की बचत होगी। जीएसडीपी आधार वर्ष 2011-12 में 10,97,264 करोड़ रुपया रहेगा। पूंजीगत व्यय सरकार ने जो एस्टिमेट किया है वो 64,894.76 करोड़ है, जो कि 20.48% है। राजस्व व्यय 2,52,000.26 करोड़ है, जो कि कुल बजट का 79.52% है, जिसमें ब्याज भुगतान जो है वो 23,013.94 करोड़ का है। कुल व्यय की अगर बात करें तो 3,16,895.02 करोड़ रुपए सरकार को खर्च करना है। यह जो कुल व्यय है यह पिछले बजट 24-25 से 13.69% अधिक है। सरकार को जो कुल राजस्व प्राप्त होगा, जो सरकार का अनुमान है वो है 2,60,831.44 करोड़ का। इसमें कर राजस्व जो होगा वो 1,98,035.85 करोड़ का। स्वयं के स्रोतों से कर राजस्व जो सरकार वसूलेगी वह 59,520 करोड़ होगा। केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है उससे सरकार को 1,38,515.85 करोड़ की प्राप्ति होगी और सरकार ऋण लेगी 55,737.79 करोड़ का। अगर हम लोग ये समझें कि सरकार के पास रुपया कहाँ से आता है, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश 43.68%, राज्य सरकार का कर राजस्व संग्रहण से 18.77%, लोक ऋण से 17.58%, केंद्र से सहायता अनुदान 17.21% का, राज्य का भिन्न कर राजस्व 2.59% का और ऋण वसूली से 0.17% का पैसा मिलता है। और टॉप 3 मत जहाँ ये पैसा खर्च होता है तो सबसे अधिक खर्च सामाजिक सेवा पे किया जाता है 39.80%, सामान्य सेवा पर 28.94% और आर्थिक सेवा पर 23.58% का खर्च बिहार सरकार द्वारा किया जाता है। 2025-26 की अगर बात करें तो राजस्व घाटा जो है वो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति होगी। और राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति को जब हम लोगों ने घटाया तो हमारी जो वैल्यू आई वो निगेटिव में आई, -8,831.18 करोड़, 8,831.18 करोड़। निगेटिव का मतलब हुआ कि इतना पैसा सरकार को बचेगा, यानी सरकार को राजस्व घाटा नहीं होगा बल्कि राजस्व का अधिशेष होगा, सरकार के पास अधिक पैसा बचेगा, यानी व्यय सरकार कम कर रही है और सरकार को आय ज़्यादा हो रहा है। राजकोषीय घाटा की बात करें तो ये 32,718.31 करोड़ रहेगा, जो कि जीएसडीपी का 2.98% है। ये एफआरबीएम एक्ट का अनुपालन भी कर रहा है। प्राथमिक घाटा 97,104.37 करोड़ रहने का अनुमान है। तो इस तरह से बजट के डेटा को हम लोगों ने देख लिया। आप लोग इन डेटा को खुद से ही अपने कॉपी में बनाइएगा, पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा, पीडीएफ से देख करके भी आप लोग अपने कॉपी में जरूर इसको उतारिएगा। अन्य महत्वपूर्ण बजटीय घोषणाएं देखते हैं। बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा 2020 में घोषित 7 निश्चय 2 को जारी करते हुए इस बजट में 5,972 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए 7 निश्चय 2 को जारी रखा गया है और उसमें कितना करोड़ का प्रावधान इस बजट में है, तो 5,972 करोड़ का प्रावधान है। बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। पहली बार राज्य में ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई, जिसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए 25 करोड़ का निवेश राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। पूर्णिया, राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। किसी भी जिला मुख्यालय से पटना 4 घंटे में पहुंचाने का लक्ष्य रखा जाएगा। सभी पंचायतों में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्या मंडप का निर्माण किया जाएगा। बिहार मिलेट मिशन के गठन की घोषणा भी की गई है। गुड़ के लिए पूसा समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई है। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा और सभी जिलों में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज खोले जाएंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर। SC ST वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति दोगुना करने की घोषणा की गई है।
महिलाओं के लिए शुरू की जाने वाली पिंक बस सेवा में चालक, परिचालक, यात्री सभी महिलाएं होंगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा ये इनिशिएटिव आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको आप लोग ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर, ये हेमंत सोरेन हैं। फाइनेंस मिनिस्टर राधा कृष्ण किशोर हैं। वित्त मंत्री जो हैं ये राधा कृष्ण किशोर है। बजट जो है ये अबुआ बजट इसका नाम रखा गया है। जो झारखंड के द्वारा बजट पेश किया गया है उसका नाम अबुआ बजट रखा गया है। मध्य प्रदेश की बात करें जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और वहाँ के वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा हैं। मध्य प्रदेश का जो बजट है वह उसका फोकस ज्ञान पर है। इसमें एक नई पहल की गई है कि जनता से सुझाव लिया गया है और उसको बजट में शामिल किया गया है। किस आधार पर? तो यह जीरो बेस्ड बजटिंग के आधार पर यह बजट को बनाया गया है। आपका टास्क ये है कि आप मुझे बताइए कि जीरो बेस्ड बजटिंग को कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में जीरो बेस्ड बजट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, आप लोग ये बताइए। और आप लोग ग्रीन बजट के बारे में भी बताइए कमेंट में। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। 23वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ है जिसका आयोजन 22 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक किया गया। कहाँ किया गया है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन ग्लासगो, स्कॉटलैंड में किया गया और इसमें केवल 10 खेलों को शामिल किया गया था क्योंकि उतने फंड नहीं थे इस कारण से। हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फ्री स्टाइल कुश्ती, टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल और स्क्वैश आदि इसमें शामिल नहीं हो सके थे। भारत में 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी भारत के द्वारा। उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदल लिया है, अब इसे कॉमनवेल्थ सपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नई गोल्ड कार्ड योजना, कार्ड का मूल्य $50 लाख रखा गया है। पुराने जो 35 वर्ष पहले ईबीएस वीज़ा कार्यक्रम चलता था उसके स्थान पर एक नया गोल्ड कार्ड योजना इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कोई भी जो व्यक्ति हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो $50 लाख दे करके अमेरिका का सिटीजनशिप ले सकते हैं, वहाँ की नागरिकता ले सकती है। वहाँ की सरकार का कहना है कि इससे जो पावरफुल लोग हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो अमेरिका आएंगे और अमेरिका में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे उन्हें फ़ायदा होगा। डेनमार्क में 400 वर्ष पुरानी डाक वितरण सेवा इस वर्ष के अंत तक बंद हो जाएंगी। यानी 400 वर्ष से वहाँ पर डाक वितरण सेवा चल रहा था डेनमार्क में, जो कि इस वर्ष बंद हो जाएंगी। अमेरिका की निजी कंपनी फायरफ्लाई का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। फायरफ्लाई एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट लैंडर है। कैसा लैंडर है याद रखिएगा? प्राइवेट लैंडर है। कैसा? सेकेंड प्राइवेट लैंडर है। इसके पहले ह्यूस्टन स्थित इंट्यूटिव मशीन्स ने पिछले वर्ष अपने ओडिसियस लैंडर की लैंडिंग चंद्रमा पर कराई थी, जो पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी। तो पहला जो प्राइवेट कंपनी थी इंट्यूटिव मशीन्स, उसने अपना लैंडर उतारा था और लैंडर का नाम था ओडिसियस। ओडिसियस स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है। ओडिसियस लैंडर की लैंडिंग कराई थी चंद्रमा पर, तो पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी। तो सेकेंड जो है अभी वो ब्लू घोस्ट है, जो कि फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा उसको उतारा गया है चंद्रमा की सतह पर। अब चंद्रमा पर अगर लैंडर उतारने की बात करें तो भारत के साथ साथ केवल 5 ऐसे देश हैं जो चंद्रमा पर लैंडर उतारने में सफल रहे हैं। 1966 में 1966 में सोवियत संघ जो था उस समय, जो आज का रूस से, इसने लूना 9 को चंद्रमा पर उतारा था। इसके 4 महीने के ही बाद यूएसए सर्वेयर 1 को चंद्रमा पर उतार दिया। 1969 में नासा के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एड्लिन को चंद्रमा पर उतारकर इतिहास रच दिया गया। इसके पहले कोई ऐसा नहीं कर पाया था। 2013 में चाइना, 2023 में 23 अगस्त 2023 को हम लोग भारत चंद्रयान मिशन किए।
और चंद्रमा पर अपना लैंडर उतारे। 2024 में जापान ने भी अपना लैंडर वहाँ उतारा था। तो इस प्रकार से अगर भारत का देखिए तो भारत को लेकर केवल 5 ही ऐसे देश हैं जो चंद्रमा पर लैंडर उतारने में सफल रहे हैं, जिसमें भारत का स्थान क्या है, चौथा है, फोर्थ है। नाउ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का विश्व में 41वां स्थान बरकरार है, यानी पहले भी 41वां स्थान था और अब भी 41वां स्थान ही है। इस सूचकांक में लगातार सुधार के बावजूद भी इस मान के साथ भारत में दोषपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति रिपोर्ट में बताई गई है। शीर्ष स्थान नॉर्वे को प्राप्त है, यानी नॉर्वे में जो लोकतंत्र है वो सबसे बेहतरीन है, और सबसे खराब है अफगानिस्तान में, सबसे खराब अफगानिस्तान में। भारत का अगर स्थान तो देखेंगे 41वां है, पाकिस्तान 125वें स्थान पर और चीन 145वें स्थान पर है लोकतंत्र के मामले में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व वैश्विक खुशी सूचकांक, भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है। इसकी गणना यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा की जाती है। भारत का स्थान 118 है आउट ऑफ 147 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। इसकी गणना करने में 7 मानकों को ध्यान दिया जाता है, जिसमें है पर कैपिटा जीडीपी, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जेनरोसिटी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, परसेप्शन ऑफ करप्शन और डिस्टोपिया। हिंदी में कहें प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार की धारणा, देश की तबाही की स्थिति। इन सातों को लेकर के रख करके ध्यान दिया जाता है। तो इसका स्थान हो गया 118 147 देशों में। शीर्ष स्थान फिनलैंड पर है, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, खुश नहीं हैं। हथियारों की खरीद में भारत का विश्व में यूक्रेन के बाद दूसरा स्थान है। अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता है, और ये रिपोर्ट किसकी है, तो ये स्वीडिश संस्था की रिपोर्ट है। सीप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। विश्व में हथियारों के 5 बड़े आयातक देश, आयातक पर जो लेते हैं खरीदते हैं, नंबर 1 पे यूक्रेन है, 2 पे हमारा भारत है, 3 पर कतर है, 4 पर सऊदी अरब है और 5 नंबर पर पाकिस्तान है। 5 बड़े निर्यातक देश की अगर बात की जाए तो अमेरिका सबसे बड़ा निर्यातक है, इसके बाद फ्रांस, फिर रसिया, फिर चाइना, फिर जर्मनी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा हुई। भारत यूरोपियन यूनियन सालाना द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब यूरो का है। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष के रूप में यह उनका तीसरा दौरा था, इसके पहले वो 2 बार आ चुकी हैं। 10वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न हो गया है। इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर लग्जन थे, जो कि न्यूजीलैंड के पीएम हैं। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। विषय कालचक्र, पीपल्स, पीस और प्लानेट था। वार्षिक सम्मेलन 1 साल में 1 बार होता है। सबसे पहले 2016 में इसे शुरू किया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय और दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 33वीं बैठक बीजिंग में संपन्न हो गई है। देख रहा है अभी बहुत डिस्प्यूट चल रहा है बॉर्डर पर, और चीन और भारत के बीच हमेशा से ही वार्ता होती रही है, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी में, हम लोग सॉफ्ट पावर हैं। तो डिप्लोमेसी से तात्पर्य है कि हम लोग किसी भी बात को मेज पर, टेबल पर बैठकर सॉल्व करने में यकीन मानते हैं, रादर देन लड़ाई झगड़ा करने के। तो ये भारत की शुरू से ही एक छवि रही है देश विदेश में। 25 मार्च 25 को यह बैठक संपन्न हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गौरांग लाल दास ने किया था और चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हांग लियांग ने किया था। एलएसी पर तेपसांग है और डेमचोक है, ये चर्चा में था। तेपसांग और डेमचोक ये विवादित स्थल के करीब है। जो एलएसी हमारा है उसके पास है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। देपसांग पूर्वी लद्दाख में है और डेमचोक लद्दाख राज्य के लेह जिले में है। इन दोनों का संबंध लद्दाख से है।
तेपसांग और डेमचोक। अंतरिक्ष यान की खराबी के कारण 9 माह से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी हो गई है। इनके साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोवा भी क्रू 9 के द्वारा पृथ्वी पर लौटे। किसके द्वारा? क्रू 9 के द्वारा। इस मिशन के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने क्रू 10 में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। इन चारों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उतारकर क्रू 9 का कैप्सूल पैराशूट के जरिए फ्लोरिडा की खाड़ी में उतरा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो थे ये 5 जून 2024 को एक सप्ताह के लिए नासा के स्टारलाइनर के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे। सोचिए, एक हफ्ते के लिए गए थे, 7 दिन के लिए, और इन्हें साल हो गए। 9 माह के आसपास ये वहाँ फंसे रहे और फिर इन्हें क्रू 9 के द्वारा पृथ्वी पर वापस लाया गया। एक्चुअली बहुत स्टॉर्म आया था, वो सोलर स्टॉर्म था, सूर्य से निकला हुआ, उसके कारण जो है बहुत सारा परेशानी सामने आया। पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा। मॉरिशस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखूल हैं। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन है, जो इन्हें दिया गया। मॉरिशस का सम्मान पाने वाले ये 5वें विदेशी तथा पहले भारतीय हैं। किसी विदेशी राष्ट्र के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यह 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी, भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत INS इम्फाल और भारतीय आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम ने हिस्सा लिया था। अब कुछ आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य देख लेते हैं। 2024-25 में देश में कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। एक ऐसा समय था जब बताया जा रहा था कि देश में केवल 4 से 8 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। हालांकि अभी तक सब काम चल ही रहा है। 1 अरब टन उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया गया है। 2024-25 की पहली 3 तिमाहियों अप्रैल से दिसंबर 24 में भारत में FDI अंतर्प्रवाह में 27% की वृद्धि हुई है। IRCTC और IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिलने से देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या मार्च 25 तक में 26 हो गई हैं, जबकि महारत्न कंपनियां संख्या 14 है। इसको जरूर याद रखिएगा, किनको किनको शामिल किया गया है, IRCTC और IRFC को। आप लोग IRCTC का और IRFC का पूरा नाम कमेंट में लिखिए। 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने के लिए भारत को 7.8% की वृद्धि दर हासिल करनी होगी, ऐसा विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है। टेली डेंसिटी यानी कि टेली घनत्व, भारत का टेली घनत्व जो है वो 84.45% है, जबकि बिहार का 56.44% सबसे कम है। 10 वर्षों में भारत का GDP दोगुना हो गया है, यह IMF की रिपोर्ट में बताया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट में। 2014 में भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है और सबसे पहले जो था USA था, परंतु 2025 आते आते भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन अभी भी शीर्ष पर USA ही है। आप लोग ये कमेंट कर बताइए दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है। अब हम लोग कुछ नवीनतम सामान्य ज्ञान देखते हैं। एब्रिविएशन यानी शब्द संक्षेप। महासागर, इसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। क्या है ये? हिंद महासागर क्षेत्र में सभी देशों के साथ रक्षा एवं विकास के लिए सहयोग बढ़ाने की अपनी पहले की सागर क्षेत्र में विस्तार, सुरक्षा और विकास नीति में करते हुए महासागर पहल की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉरिशस की यात्रा पर की है। यानी पहले से सागर पहल चल ही रहा था, अब उसको बढ़ा करके महासागर कर दिया गया है, उसकी विस्तार हो गया है सुरक्षा और विकास नीति में। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा महासागर का, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। हालांकि ये पूछा नहीं जाना चाहिए फिर भी। अब हम लोग नियुक्तियां देखते हैं, अपॉइंटमेंट देखते हैं।
जस्टिस जय माल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश के तौर पर शामिल किया गया है या अपॉइंट किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के अतिरिक्त 5 वरिष्ठ न्यायाधीश बी.आर. गवई, सूर्यकांत, अभय सोजा, जस्टिस विक्रमनाथ वर्तमान में शामिल हैं। शक्तिकांत दास अब पीएम के प्रधान सचिव 2 बन गए हैं। पहले प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा हैं। याद रखेंगे, शक्तिकांत दास के समय में ही नोटबंदी हुआ था। अब नोटबंदी का लाभ और हानि पर तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्या हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ हो, परंतु नोटबंदी के समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो शक्तिकांत दास ही थे। सेबी के नए प्रमुख तुहिन कांत पांडे हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इन्होंने माधवी पुरी बुच का स्थान लिया है। माधवी पुरी बुच के ऊपर केस हो गया था, इन्होंने कुछ फर्जीवाड़ा किया था इसके लेकर के, तो इनको हटा करके अब तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया प्रमुख बनाया गया है। आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक इंद्रनील भट्टाचार्य को बनाया गया है। ये कार्यकारी निर्देशक बनने से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी विभाग में सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे। इनटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के नए अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकुर बनाए गए हैं। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज यानी भारतीय सांस्कृतिक निधि भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है और इसके अध्यक्ष इसे बनाया गया है अशोक सिंह ठाकुर को। इंद्रनील भट्टाचार्य को क्या बनाया गया है, आरबीआई के नए ये कार्यकारी निर्देशक बनाए गए हैं। शक्तिकांत दास के बारे में याद है आप लोगों को, क्या बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कॉन्वेंट्री बनाई गई हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष क्रिस्टी कॉन्वेंट्री को बनाया गया है, जो कहाँ की रहने वाली हैं, जिम्बाब्वे की। ये जिम्बाब्वे की खेल मंत्री और तैराकी में 2 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। अध्यक्ष पद पर इनका कार्यकाल 8 वर्ष 2033 तक का होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ये 10वीं अध्यक्ष होंगी। फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कॉवेंट्री को बनाया गया है। अब हम लोग पुरस्कार या सम्मान देखते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार को महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2024 दिया गया। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया था। ऑस्कर की बात करें तो ऑस्कर पुरस्कार 2025 में फिल्म अनोरा को सर्वाधिक पुरस्कार दिए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर, किस फिल्म के लिए, अनोरा फिल्म के लिए। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटालिस्ट फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कीरन कल्किन अ रियल पेन मूवी के लिए। और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन अनारा मूवी के लिए। देखिए, अगर आप लोग को कुछ याद ना रहे तो आप लोग अनारा पे एक बार टिक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवार्ड अनारा को मिला है। हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार 2024 की बात करें तो सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1975 में हॉकी विश्व कप जीतने वाले टीम के सदस्यों को दिया गया है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत सिंह को दूसरी बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार गोलकीपर सविता को तीसरी बार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर नामित किए जाने के लिए पी.आर. श्रीजेश को भी 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। यानी यहाँ से आपको क्या रखना है कि पी.आर. श्रीजेश को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर नामित किया गया है। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी को ब्रिटिश थिंक टैंक ब्रिज इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी को ब्रिटिश थिंक टैंक ब्रिज इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। विश्व सुंदरी 2025 प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ये 2024 का ही ज्ञानपीठ है और ये 59वां क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिलेगा। छत्तीसगढ़ के हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को। के बिरला फाउंडेशन का साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 34वां सरस्वती सम्मान प्रख्यात संस्कृत विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को संस्कृत भाषा की उनकी रचना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी आप लोग इसे अपने कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करें। अब कुछ निधन देख रहे हैं हम लोग। रमाकांत रथ के निधन हो गए हैं 16 मार्च 2023 को। ये एक उड़िया कवि और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी थे। 1977 या 1977 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1992 में इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था और 2006 में पद्म भूषण दिया गया था। जॉर्ज फोरमैन 21 मार्च 2025 को इनका निधन हो गया है। ये विश्व के दिग्गज मुक्केबाजों में से एक थे। मोहम्मद अली जो एक बहुत ही प्रख्यात मुक्केबाज थे, उनसे ये हारे थे, लेकिन वो मैच बहुत रोमांचक था। अब वर्ष, दिवस और सप्ताह। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन दिवस। 22 मार्च को बिहार दिवस। 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के बलिदान दिवस या शहीदी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। पुस्तकों की बात करूं, दिया सलाई ये एक आत्मकथा है कैलाश सत्यार्थी का। वॉइस फॉर द वॉइसलेस दलाई लामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। थैंक यू फॉर लिविंग ऋत्विक सिंह की द कैंटोनमेंट कंस्पिरेसी अ मिलिट्री थ्रिलर जनरल मनोज नरवाने द्वारा लिखित है। मिसलेनियस देखते हैं। धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण 2025 में हुआ है। धर्म गार्जियन जो है ये भारत और जापान के सैन्य बलों का संयुक्त अभ्यास होता है। यह कहाँ किया गया है? जापान के पूर्वी फुजी में। अभ्यास खंजर 12 भारत और किर्गिस्तान के बीच किर्गिस्तान के टोक्योक में संपन्न हुआ है। वरुण 2025 का 23वां संस्करण भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। बोंगो सागर 2025 भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला समुद्री अभ्यास है जो कि बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है। इस तरह से 4 हम लोगों ने देखा। धर्म गार्जन भारत और जापान के बीच, खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच, वरुण भारत फ्रांस के बीच और बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच। अब खेल कूद की बारी। एथलेटिक्स की बात करें अगर, डुप्लांटिस का पोल वॉल्ट में 11वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में गुरविंदर सिंह का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड हुआ है। चेस की बात की जाए तो भारत के प्रणव वेंकटेश फिडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। भारत से ऐसा बनने वाले ये चौथे क्रम के व्यक्ति हैं। प्रणव वेंकटेश फिडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियन ये बने हैं। भारत के अरविंद चिदम्बरम प्राग मास्टर्स शतरंज विजेता बने हैं। जिम्नास्टिक की बात की जाए तो भारत की प्रणति नायक को विश्व कप में कांस्य पदक दिया गया है। बैडमिंटन ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 115वां संस्करण था। इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया 11 से 16 मार्च 2025 तक। पुरुष का खिताब सी यूकी ने जीता और महिला खिताब आन ये यंग ने जीता। टेनिस की बात की जाए तो भारत के यूकी भांवरी को लेवल 500 टेनिस में पहला युगल खिताब दिया गया। कहाँ दिया गया? दुबई में। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि यूकी भांवरी जिन्हें लेवल 500 में पहला युगल खिताब मिला, ये किस खेल संबंधित है? ये टेनिस संबंधित है।
क्रिकेट में अगर देखा जाए तो रणजी ट्रॉफी हुआ है 2024-25 में, इसकी विदर्भ टीम विजेता रही है। ट्यूरिन में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत को 33 पदक मिले। न्यूजीलैंड को हराकर भारत तीसरी बार बना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता। प्लेयर ऑफ द सीरीज सचिन रविंद्र को दिया गया। तो हम लोगों ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जीता था, और किसे हराकर, तो न्यूजीलैंड खिलाड़ी को हराकर भारतीय टीम ने जीता। बीसीसीआई के तीसरे महिला प्रीमियर लीग यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL, इसका विजेता मुंबई इंडियंस रहा। ये दूसरी बार विजेता है। अभी तक 3 बार वुमेन्स प्रीमियर लीग खेला गया है, जिसमें कि 2 बार मुंबई इंडियंस विजेता रहा। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स थे। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। इसमें किन किन टीमों ने हिस्सा लिया? दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और यूपी वॉरियर्स। दिल्ली कैपिटल की कप्तान मेग लेगनिन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी। गुजरात जायंट्स की एस्ले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर, जो इंडिया की हैं। आरसीबी की स्मृति मंधाना, इंडिया की। और यूपी वॉरियर्स की दीप्ति शर्मा, ये भी भारत की खिलाड़ी हैं। अब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखते हैं। जन औषधि दिवस 2025 1 से 7 मार्च तक मनाया जाता है। प्रति वर्ष 7 मार्च को यह मनाया जाता है। 2025 में ये 7वां मनाया गया। इसका उद्देश्य योजना के बारे में जागरूकता और जेनरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देना था। उद्घाटन जेपी नड्डा, जो कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने किया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये 2008 में शुरू हुआ। 2015 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इसको नाम दे दिया गया। क्रियान्वयन भारतीय औषधि और चिकित्सा उपकरण ब्यूरो इसका क्रियान्वयन करता है। इसका उद्देश्य है जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए आउटलेट खोलना। देखिए, जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं? जिनका कि सॉल्ट सेम ही होता है। जैसे आपको दवा, जैसे मान लीजिए बुखार हुआ आपको, तो बुखार के लिए जो कॉमन दवा यूज होता है वो होता है पैरासीटामोल। तो ये पैरासीटामोल एक सॉल्ट हुआ। ये पैरासीटामोल अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम से, सिप्ला कंपनी का अलग नाम होगा, कहीं आपने डोलो का नाम सुना होगा, कहीं आपने क्रोसिन का नाम सुना होगा, कहीं आपने सेरेडॉन का नाम सुना होगा। तो ये सब कंपनी है, डोलो, क्रोसिन, सेरेडॉन। इन सभी के सर दर्द के दवा में पैरासीटामोल का, या बुखार में पैरासीटामोल का इस्तेमाल होता है। तो आप जब जेनरिक मेडिसिन के लिए जाइएगा तो आपको पैरासीटामोल ही दिया जाएगा, लेकिन इन कंपनियों के मुकाबले इसकी दाम बहुत ही कम होती है। तो ये जेनरिक दवाइयाँ होती हैं। 28 फरवरी 25 तक में देश भर में 15,000 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया गया है 17 मार्च 2025 को इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन के द्वारा। याद रखिएगा, इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। आईआईटी मद्रास में अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम एस रामकृष्णन द्रव एवं तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र रखा गया है। इसरो और SCL यानी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए, यानी अंतरिक्ष रिसर्च के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए। उनके नाम विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है, जो अभी फिलहाल विकसित हो गए हैं। प्लास्टिक आइस 7, यह क्या है? यह जल का एक नया स्वरूप है। हम लोग जानते हैं कि जल जो है, यानी वाटर जो है, वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आइस सॉलिड फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, और वेपर गैस फॉर्म में, यानी बर्फ, जल और जलवाष्प। लेकिन प्लास्टिक आइस जो है 7, यह जल का एक नया स्वरूप है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एडवांस्ड न्यूरॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्लास्टिक आइस 7 नामक जल के चौथे स्वरूप की पुष्टि कर दी है। यह बर्फ का एक असामान्य चरण है जो उच्च ताप और उच्च दाब पर बनता है। इसका निर्माण 3 गीगापास्कल दबाव से अधिक और 450 केल्विन तापमान से अधिक पर होता है। इस चरण में जल के अणु कठोर क्रिस्टलीय संरचना के भीतर स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। सुपर सॉलिड क्या होता है? पदार्थ की एक दुर्लभ अवस्था है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रकाश को सुपर सॉलिड के रूप में परिवर्तित किया है।
सुपर सॉलिड क्या है? ठोस और तरल दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। यह ठोस की तरह क्रिस्टलीय संरचना बनाए रखता है, लेकिन तरल की तरह बिना घर्षण के प्रवाहित हो सकता है। क्रिस्टल जैसे आप सॉल्ट देखते हैं, नमक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है। शुगर है, वो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है। सुपर सॉलिडिटी और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब तक सुपर सॉलिडिटी केवल बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में ही देखी गई थी। आप लोग पता होगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? तो मैटर के जो स्टेट होते हैं, यानी पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की अवस्था, आप लोग पता है, एक होता है सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव और गैस, और चौथा होता है चौथा होता है प्लाज्मा, पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात हो रही है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की वह अवस्था होती है, वो तब निर्मित होती है जब बोसोन नामक कणों को अत्यंत कम तापमान यानी परम शून्य के निकट तक ठंडा किया जाता है, जिसमें वे क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं। ठोस तरल के मिश्रित गुण बिना घर्षण के यह प्रवाह करता है, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में ठोस और तरल के मिश्रित गुण दिखाए जाते हैं, प्रदर्शित होते हैं, और इसमें घर्षण के बिना ही यह प्रवाहित होता है। क्षय रोग की बात करते हैं। क्षय रोग एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है। यह किससे होता है? संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण। इसका प्रसार कैसे होता है? संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या करीबी संपर्क के दौरान हवा के माध्यम से फैलता है। 24 मार्च 1882 को जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत विश्व में सबसे अधिक टीबी मामलों वाला देश है। भारत में वैश्विक टीबी मामलों का 27% से अधिक योगदान है। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर या टेलीग्राम के स्टेटस पर भी आप इसके लिंक को ज़रूर शेयर करें। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यह बैक्टीरिया उत्परिवर्तित यानी म्यूटेट होकर के पहली पंक्ति की एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बन जाता है। ऐसा कब होता है? जबकि जैसे मान लीजिए कि टीबी का अगर 6 मंथ का डॉट्स का कोर्स है, 6 मंथ दवाई खाना है, तो पेशेंट क्या करता है, 2-3 महीने दवाई खाता है और उसको जब ठीक नहीं लगता है तो वो दवाई को छोड़ देता है। तो उसके बॉडी में जो अभी सारे बैक्टीरिया मरे ही नहीं थे, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिर म्यूटेट होने लगते हैं और उस दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं कि वो दवाई खाने के बाद फिर वो काम नहीं करता है, तो वही रेजिस्टेंट हो जाता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, यह आइसिनोजॉइड और रिफाम्पसिन, ये दोनों ही दवा का नाम है। आइसोनियाजिड और रिफाम्पसिन, इन दोनों के प्रति प्रतिरोधी होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यह मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का ही एक गंभीर रूप है। फर्स्ट लाइन दवा जैसे फ्लोरोक्विनोलोन और कम से कम एक सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल दवा के प्रति भी प्रतिरोधी हो जाता है। यानी आप ये समझिए डॉक्टर क्या कर रहे हैं, अगर डॉक्टर ने मान लीजिए एक बैक्टीरिया के मारने के लिए एक दवा विकसित किया, मान लेते हैं ये एक्स दवा विकसित किया, इस एक्स दवा का डोज था 6 मंथ का। एक दो और दवा ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स है, वाई है, ये 2 दवा है। अब जो पेशेंट है टीबी का, उसको कहा गया कि आप 6 महीने तक इस दवाई को खाइए। उसके अंदर कई तरह के दवाई होंगे। उन्होंने क्या किया, 2 से 3 महीने तक खाया और उसे क्या हुआ, ठीक महसूस होने लगा, तो उसने दवा को खाना बंद कर दिया। अभी जो उसके शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया थे, उसमें से कुछ बैक्टीरिया तो मर गए थे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अभी बचे हुए थे। अब क्या हुआ, उस दवा को खाने से ये बैक्टीरिया को समझ में आ गया कि यह दवा जो है इस प्रकृति का है। तो दोबारा अगर 3-4-6 महीने के बाद फिर ये दवा शुरू करता है, तो अब ये बैक्टीरिया जो हो जाएंगे वो इन दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट हो जाएंगे और वो मरेंगे नहीं। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को इन लोगों ने पार कर लिया। अब इसी तरह से अगर दोबारा कोर्स लेकर के भी 2-3 महीने खा करके छोड़ दे, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करे, तो फिर अब इसके बाद ये दवा भी काम नहीं करे, फिर सेकेंड जो लाइन इंजेक्टेबल दवा है उनको देना पड़ेगा।
तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है अभी टीबी के उन्मूलन के लिए। आप लोग बताइए, भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? ठीक है, तो धन्यवाद। यह यहीं तक मई का करंट अफेयर एंड हो जाता है। अप्रैल का और मार्च का करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको जा करके ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए हमारे चैनल को। और इसके पीडीएफ के लिए जो ये पूछना चाहते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप लोगों को जाना है टेलीग्राम पर और वहाँ सर्च करना है IAS PCS पाथफाइंडर्स ग्रुप, और इसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पीडीएफ आपको 2-3 दिन के बाद मिल जाएगा और विदिन 2 और 3 डेज आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये शॉर्ट नोट्स था जो कि मात्र 17 पेज में मई माह का प्रतियोगिता दर्पण हम लोगों ने पूरा पूरा करा दिया आप लोगों को, जितना आप लोगों को करंट अफेयर से संबंधित था प्रीलिम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गुड डे।